तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट्स और उसके अंदर हम लोग बिहेवियर ऑफ AC इन L C एंड R। थोड़ा सा हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि किस तरीके से AC बिहेव करता है इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर के अंदर। हल्का सा एक रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो मैंने बताया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट्स तो ऑल्टरनेट करता है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलते हैं, यानी सर्किट के अंदर ऐसे मूव करेगा और ऐसे भी मूव करेगा 1 सेकेंड में 50 टाइम्स। दूसरी बात है बिहेवियर की। बिहेवियर में हमने पढ़ा था कि करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन रहती है किसी रेजिस्टेंस के अंदर, किसी इंडक्टर के अंदर या किसी कैपेसिटर के अंदर, एक बात। और दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि उनके रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ता है। तो हम लोगों को ये देखा था कि रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडक्टर का एक सरप्राइजिंग रेजिस्टेंस सामने आता है जिसको हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं। और क्योंकि इंडक्टर की बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसी तरीके से कैपेसिटर का भी एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, इसको रिएक्शन नाम दिया है हम लोगों ने। और रिएक्शन नाम क्यों दिया है? क्योंकि ये रिएक्शन है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का करंट होगा या वोल्टेज होगी उसका रिएक्टेंस पे असर पड़ता है। कैपेसिटर के केस में क्या? कैपेसिटर के केस में जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतने बड़े आराम से हमारा करंट जो है कैपेसिटर के अंदर से फ्लो कर पाएगा। और इंडक्टर के अंदर क्या? जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा रुकावट बनेगी। तो दोनों बिहेवियर हमने पढ़ ली थी। हम लोगों ने रेजिस्टेंस के अंदर देखा था, रेजिस्टेंस के अंदर करंट और वोल्टेज एक साथ रहते हैं, यानी अगर हम उनका वेव डायग्राम बनाएं तो करंट और वोल्टेज एक साथ वेरी करते हैं इस तरीके से। और अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं, ये हमारा इंडक्टर है। इंडक्टर सोलेनॉइड की तरह ही होता है, इसको R से डिनोट करते हैं, इसको L से डिनोट करेंगे। इंडक्टर के अंदर करंट वोल्टेज के 90 डिग्री पीछे चलेगा। तो अगर ये हमारी वोल्टेज है तो यहाँ होगा करंट। और अगर इनका वेव डायग्राम बनाते हैं तो अगर ये हमारी वोल्टेज है इस तरीके से, तो करंट हमारा 90 डिग्री पीछे चलेगा, यानी कि ऐसे, इस तरीके से करंट हमारा चलेगा। और तीसरा है कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में ये है हमारा कैपेसिटर C। इसके केस में करंट 90 डिग्री वोल्टेज से आगे चलता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है अगले टॉपिक के लिए। ये होगा हमारा, और वोल्टेज होगी हमारी यहां पर। इसको ऐसे बना सकते हो कि चलो ऐसे भी ठीक है। सो ये हुआ हमारा करंट और इधर हुई वोल्टेज, और ये मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। और इसका वेव फॉर्म बनाया जाए तो अगर ये हमारा करंट है तो ये हमारी वोल्टेज है, इस तरीके से। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। इसका रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही रहता है, इसका एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकल कर, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकल कर आता है जिसको हम लोग कहते हैं XL। इंडक्टिव रिएक्टेंस वो होता है ओमेगा L। यहां पर कैपेसिटर का होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, और इसको हम लोग लिखते हैं 1/ओमेगा C। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज अवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। क्लियर है? तो इतना हम कर चुके थे। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको पेयर्स में बना करके समझेंगे कि अगर हमारा रेजिस्टेंस इंडक्टर के साथ होगा तो फेज रिलेशन क्या होगी करंट और वोल्टेज के बीच में, और रिएक्टेंस, टोटल रिएक्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। इसी तरीके से रेजिस्टेंस का कैपेसिटर के साथ करेंगे, और फिर तीनों को एक साथ कंबाइन करके भी हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारा फेज रिलेशन क्या होगा करंट और वोल्टेज का, और हमारा सर्किट का रिएक्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस और इंडक्टर की रिलेशन। ठीक है, हम लोग इंडक्टर और रेजिस्टेंस को सीरीज में ज्वाइन करके और बिहेवियर स्टडी करेंगे। सो पहला सर्किट होगा RL सर्किट, रेजिस्टेंस इंडक्टर सर्किट।
सो रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा इंडक्टर, जैसे मैंने हमेशा बताया इंडक्टर एक सोलेनॉइड होता है, और ये है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। इस तरीके से इस टॉपिक को करने के लिए अब हम लोग बार बार मैथमेटिक्स यूज नहीं करेंगे, जो मैथमेटिकल पोर्शन हम कर चुके हैं ना उसी को यूज करके हम लोग आगे चलेंगे। हमने देखा था कि रेजिस्टेंस के अंदर करंट और वोल्टेज एक साथ रहते हैं, तो ये डायग्राम यहाँ पर काम आएगा, चाहे ऐसे बना लो और ऐसे भी बना सकते हो। ये हमारा करंट है और ये हमारी वोल्टेज है। इंडक्टर के केस में क्या होता है, इंडक्टर में वोल्टेज आगे रहती है 90 डिग्री और करंट पीछे चलता है, इनके बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ठीक है, अब इस फेजर को हम इकट्ठा बनाएंगे। अगर हम फेजर को एक साथ ज्वाइन करें, ये है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो करंट, तो देखो करंट दोनों में सेम है, करंट दोनों में सेम चल रहा है, इसकी वोल्टेज इधर है, इसकी वोल्टेज इधर है, तो हमें बेसिकली वोल्टेज की बात करनी है, तो हम लोग वोल्टेज को बनाएंगे। तो ये हुई हमारी रेजिस्टेंस की वोल्टेज और ये हुई हमारी इंडक्टर की वोल्टेज। अब देखो रेजिस्टेंस की वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है हमारे इंडक्टर की वोल्टेज के साथ, और इनके बीच में अगर हम लोग इनका रिजल्टेंट निकालें, रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगी, क्योंकि दोनों वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के हिसाब से, पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से, अगर एक वेक्टर एक साइड है, दूसरा वेक्टर दूसरी साइड होती है, तो जो डायगोनल होगा दैट डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट वोल्टेज, तो ये हमें मिलेगी रिजल्टेंट वोल्टेज। याद रखो ये मैक्सिमम वोल्टेज है, दिस इज द एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, यानी पीक वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, पीक वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, और ये है पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, क्योंकि तो वेरी करती है ना, हम तो पीक ले रहे हैं, तो ये आ जाएगी हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज। अब देखो ये हमारा V0 है, ये हमारा V0 L है, तो V होगा V स्क्वायर इज इक्वल टू पाइथागोरियन थ्योरम को यूज करके, देखो एक साइड ये है V0 L V0 R और ये है V0 L, ट्राइंगल की दो साइड, तो क्या लिखेंगे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से, V0 R का स्क्वायर प्लस V0 L का स्क्वायर। ठीक वेक्टर की तरह ही मान करके हम लोगों ने ट्राइंगल को मतलब ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम कर रहे हैं, इसके अंदर कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल। सो V होगा हमारा, बल्कि V0 होगा पीक वोल्टेज लेते हैं इसको, और ये होगा V0 R स्क्वायर प्लस V0 L स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज, और ये होगा फेज डिफरेंस। अब देखो रिजल्टेंट वोल्टेज हमारी रेजिस्टेंस की वोल्टेज से 5 डिग्री आगे है, तो एंगल फाई कैसे निकालेंगे, tan फाई, ठीक है, tan फाई परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा V0 L और बेस क्या है V0 R, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ये हमारी वोल्टेज इंडक्टर के क्रॉस, पीक वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस, ये है पीक वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस, करंट दोनों में सेम है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I0, ठीक है, XL, बेसिकली वोल्टेज करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है, करंट इंटू रिएक्टेंस, इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो करंट इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको लिखेंगे I0 R, तो I0 से I0 कैंसिल हो रहा है, सो हमें tan फाई मिलेगा XL बाई R, सो यहां पर लिखते हैं tan फाई इज XL बाई R और फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL बाई R। अब XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा L, तो हम लोग इसको और इस तरीके से लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, ओमेगा L अपॉन R, ठीक है। अब देखो एक बात कि हमारा करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस अब फाई है और फाई इतना है,
बड़े आराम से हमने निकाल लिया। हमने किया क्या, हमने बेसिकली फिर से बताऊं तो हमने कुछ नहीं किया, हमने ये पहले से हमें मिला हुआ है कि करंट और वोल्टेज रेजिस्टेंस के अंदर एक साथ होते हैं, हमने बना लिया। और इंडक्टर के अंदर हमने देखा था कि करंट वोल्टेज के 90 डिग्री पीछे चलता है, हमने बना लिया। और इन दोनों को कंबाइन करके हमने ये डायग्राम बनाया। करंट को हमने नहीं बनाया, मैं वोल्टेज को बनाया, क्योंकि वोल्टेज ही ऐसी हैं जो दोनों के अंदर अलग अलग हैं, करंट दोनों के अंदर सेम है, तो करंट को हमने छोड़ करके सिर्फ वोल्टेज बनाई। ये है वोल्टेज रेजिस्टेंस वाली और ये वाली वोल्टेज है इंडक्टर वाली। वेक्टर मान करके चल रहे हैं हम लोग, इनको याद रखो। और पैरेललोग्राम मान करके बना करके उसका डायगोनल रिजल्टेंट वोल्टेज बताएगा, तो हमने रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल ली। ये आगे हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज और फेज डिफरेंस भी हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि रिजल्टेंट रिएक्टेंस क्या होगा। तो इस फॉर्मूले से हमें मिल जाएगा। देखो रिजल्टेंट रिएक्टेंस क्या होगा। अब हमें फेज की जरूरत नहीं, हमें फेज वाले पोर्शन हटा देते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, इसको लिखेंगे इस तरीके से, V नॉट आर क्या है, I नॉट आर का होल स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। इसी तरीके से वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर को लिखेंगे I नॉट XL का होल स्क्वायर। ठीक है, और I नॉट तो I नॉट ही रहेगा। इस वोल्टेज को क्या लिखेंगे, करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। देखो इसका भी हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ रिएक्टेंस है, तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस मिलकर के जो रेजिस्टेंस है ना, इसको हम कहेंगे इम्पीडेंस I Z कहेंगे इसको। ठीक है, सो दिस इज योर इम्पीडेंस। क्लियर। सो ये हमारा इम्पीडेंस है, एक नया रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों का मिलकर के बना है, उसको हम नाम दे रहे हैं इम्पीडेंस। ठीक है, ऐसा रेजिस्टेंस जो दो चीजों से मिलकर बना है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको हम दे रहे हैं नाम इम्पीडेंस। तो I कॉमन निकाल के काट देंगे तो हमें यहां से Z मिलेगा, अंडर रूट I नॉट कॉमन निकाल के काट दिया, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। बोलो समझ में आई, बहुत इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम वही चीज, अब हमने वेक्टर्स को यूज करके इसको सॉल्व किया है, तो ये आया हमारा इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। ये हमारे सर्किट का इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों को मिला करके बनाया गया है। इम्पीडेंस भी रुकावट है, इम्पीडेंस भी रेजिस्टेंस ही है, इसकी यूनिट भी ओम्स ही है। तो दोनों बातें क्लियर हुई। जब हम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लेंगे तो हमारे करंट और वोल्टेज के बीच में इतना फेज डिफरेंस होगा और टोटल रेजिस्टेंस ये होगा। बात क्लियर हुई, यहां पर बात होती है खत्म। ठीक है, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं छोटे मोटे, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए। तो चलो शुरू हो जाते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस, बिल्कुल इजी, जस्ट वैल्यू पुट करके हमें करने होते हैं, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, एक प्योर इंडक्टर है, इज ऑफ 25 मिली हेनरी। इंडक्टर है, इंडक्टर L इज इक्वल टू 25 मिली हेनरी। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो ये बन गया 25 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 हेनरी। इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, और सोर्स है यानी V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। फाइंड द XL, हमें क्या निकालना है, फाइंड XL, और क्या निकालना है, एंड RMS करंट एंड IRMS, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें सर्किट की 50 हर्ट्ज। यह है क्वेश्चन। देखो इंडक्टर का इंडक्टेंस दिया हुआ है, हमें सोर्स की वोल्टेज दी हुई है, XL निकालना है, IRMS निकालना है, और फ्रीक्वेंसी में दी हुई 50 हर्ट्ज। तो सबसे पहले निकालेंगे XL। XL क्या होता है,
एक्सएल होता है ओमेगा एल, और ओमेगा एल को क्या लिखेंगे 2 पाई न्यू एल। बहुत इजी, डायरेक्ट ही हो गया। 2 इंटू पाई, फ्रीक्वेंसी 50 और इंडक्टेंस कितना है 25 इंटू 10⁻³ सो देखो कितना बन गया 300 550 इंटू 200 100 पाई मतलब 314, इसे 314 मिला। सो 314 इंटू 25 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। मैं आंसर लिख देता हूँ इसका सीधे आंसर। इसका आंसर आएगा 7.85 ओम्स। सीधे मल्टीप्लिकेशन करनी है, बस हो गया। अब हमें निकालना है IRMS करंट वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है। सो वोल्टेज बाय, लेकिन इंडक्टर का तो रेजिस्टेंस नहीं होता ना, रिएक्टेंस होता है XL। और वोल्टेज कौन सी लेनी है? अगर हमें IRMS निकालना है तो VRMS लेना पड़ेगा। और ये हमें वोल्टेज दी हुई है ना 220 वोल्ट, हमें मेंशन नहीं कर रखा ये RMS है या एवरेज है या पीक है, कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। तो जब मेंशन नहीं किया जाता तब वो RMS ही होती है। सो हमें वोल्टेज मिली हुई है 220 और XL हम निकाल चुके हैं 7.85। तो सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर। सॉल्व करके आंसर आता है 28.03 एम्पियर। बोल बात में आई? बहुत इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल सा हमने फॉर्मूला यूज किया है इंडक्टिव रिएक्टेंस का। और एक नई बात मालूम पड़ी है, एक सिंपल सा फॉर्मूला कि VRMS यूज करके हमें IRMS मिलेगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी, नोट्स में मिल जाएगा सारा, बस तुम समझते रहो अच्छे से इसे। सो मिटा रहा हूं, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कॉइल हैज अ इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। एक कॉइल है, उसकी इंडक्टेंस है 1 हेनरी, यानी कि L इज 1 हेनरी। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पर, यानी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव अ रिएक्टेंस ऑफ 3142 ओम्स। इसका जो रिएक्टेंस है वो 3142 ओम्स कितनी फ्रीक्वेंसी पर होगा। व्हाट शुड बी, पहला ये काम कर लेते हैं। सो फ्रीक्वेंसी, सो XL क्या होता है, अब तो मालूम पड़ गया ना, 2 पाई न्यू L ओमेगा L, ओमेगा 2 पाई न्यू L। और XL कितना है 3142, 2 पाई न्यू कितना दे रखा है, न्यू निकालना है। L कितना है 1 हेनरी। सो न्यू कितना हो जाएगा 3142 अपॉन 2 इंटू 3.142। देखो कितना इजी। सो ये 100 से कट गया, 100 से कटा, 1000 से कटा, 1000 से। सो दिस इज व्हाट इट इज 500 हर्ट्ज। 3142, ठीक है। सो आंसर इज 500 हर्ट्ज। बहुत सिंपल। अगला क्वेश्चन है इसी के पार्ट में, व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी हो विच हैज द सेम रिएक्टेंस उस फ्रीक्वेंसी पर। सो हमें निकालना है कैपेसिटेंस कितना हो इसी फ्रीक्वेंसी पर ताकि उसका रिएक्टेंस XC इसके इक्वल हो, XL के बराबर हो। ठीक है, सुनिए XL तो हमें दिया हुआ है 3142, हमें C निकालना है। XC क्या होता है 1/ωc। हमें कैपेसिटेंस की कैपेसिटी निकालनी है, कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है, और XC है 1/ωc, दैट इज 3142। ओमेगा को क्या लेंगे, ओमेगा विल बी अगेन 1/2π इंटू 500 इंटू C। सो C के लिए सॉल्व करेंगे तो C आ जाएगा 1/2π इंटू 500 इंटू वॉट, देखो सही कर रहा हूँ ना। सो यहाँ पर क्या मिलेगा 2π 500 नीचे आ गया था हमारा 3142, और बल्कि इसको दोबारा ही कर लेते तो ठीक रहेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें C चाहिए, तो C को ले जाएंगे ऊपर और C हो जाएगा 1/ω इंटू 3142
सो C इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 500 इंटू 3142। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर क्या आता है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका आंसर। सॉल्व करके आंसर आएगा, देखो कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, सॉल्व तो बहुत ईजी है करना। तो आंसर आएगा 0.11 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, ये आंसर आएगा। बात में आ गई? बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले के हम लोग कर रहे हैं, रिएक्टेंस निकालो, इम्पीडेंस निकालो, करंट निकालो, सेम पुराने फॉर्मूले हैं। बस तुम्हें ये याद रखना है, करंट इज वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, किस टाइप का करंट होगा उस टाइप की वोल्टेज होगी। रेजिस्टेंस कैपेसिटर निकालेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाएगा। कैपेसिटर मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा। कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल सेम पुरानी बातें हैं, बस थोड़ा सा ही बस सोचोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया क्वेश्चन है, याद रखो हम लोग सारे केवल बोर्ड में आए क्वेश्चन करते हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए 200 मिली हेनरी प्योर इंडक्टर, लिख लेते हैं डेटा। इंडक्टर है 200 मिली हेनरी, मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ सो 200 इंटू 10⁻³ हेनरी, इतने का इंडक्टेंस दिया हुआ है। एंड 5 माइक्रोफेराड का प्योर कैपेसिटर, और कैपेसिटर है 5 माइक्रोफेराड यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻6 फेराड का कैपेसिटर है, कनेक्टेड 1 by 1 बारी बारी से टू अ सिनोसॉइडल AC ऑफ वोल्टेज, और वोल्टेज दे रखी है ऐसे V इज इक्वल टू 70.7 sin 1000t वोल्ट। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन ईच केस, दोनों केस में। अच्छा क्वेश्चन है, करंट निकालो, करंट इन कैपेसिटर निकालो एंड करंट इन इंडक्टर भी निकालो। करंट इन इंडक्टर, ये दोनों काम करने हैं, कैपेसिटर में करंट निकालो और इंडक्टर में भी करंट निकालो। ठीक है, अब करंट निकालेंगे, कैसे करेंगे? देखो, करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, लेकिन अगर हम कैपेसिटर का निकालेंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लेना पड़ेगा, और अगर हम करंट ऑफ इंडक्टर निकालेंगे तो वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर निकालेंगे। ठीक है, लेंगे। सो ऐसे तो मिल जाएगा हमें। ओके, सो व्हाट इज योर V? V कितना है? V देखो, ये तुम्हारी कौन सी वैल्यू होती है? ये पीक होती है। तो अगर पीक यूज करोगे तो हमें पीक करंट मिलेगा कैपेसिटर में, तो पीक ले लेते हैं। सो IC पीक ले लेते हैं, वो आ जाएगा 70.7 और XC निकालना पड़ेगा, XC हो जाएगा ओमेगा L। इसी तरीके से पीक वोल्टेज, पीक करंट अक्रॉस इंडक्टर हो जाएगा 70.7 अपॉन 1/ω। अच्छा, यहाँ गलती कर दी क्या? अच्छा, यहाँ इंडक्टर ले लेते हैं, फिर ये इंडक्टर हो जाएगा, ये भी इंडक्टर हो जाएगा, ये कैपेसिटर ले लेते हैं, इधर भी कैपेसिटर हो जाएगा। तो कैपेसिटर लोगे तो ये 1/ωc बनेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 70.7 इंटू ω/c। ओके, सो IL इज व्हाट? 70.7। ओमेगा कितना? ओमेगा इज 1000, और इंडक्टर कितना है? इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी, सो 200 इंटू 10⁻⁻3, इससे हमें IL मिल जाएगा। और IC ऐसे ही IC मिलेगा 70.7 इंटू 1000 इंटू C। कैपेसिटर कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन करनी, ये दोनों कट गए, 70.7/200, और ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। सॉल्व करके IL कितना मिलेगा हमें IL मिलता है, हमें IL मिलेगा पीक करंट इन द कैपेसिटर, केस ऑफ कैपेसिटर इंडक्टर, हमें मिला 0.3535। ये इंडक्टर का करंट आ गया, और ये आ गया कैपेसिटर करंट। कितना आता है? कैपेसिटर का करंट आता है सेम, यही आता है 0.3535। दोनों में करंट सेम आया, लेकिन क्वेश्चन में कहा था
फाइंड इंस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इन ईच केस। हमें करंट निकालना है, वो भी इंस्टेंटेनियस। तो ये क्या है, ये तो हमारा पीक करंट आया, पीक मैक्सिमम करंट। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस, यानी ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी करंट के लिए, ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये जो हमने निकाला है पीक वोल्टेज से पीक करंट मिला है, यहां पर भी पीक वोल्टेज से पीक करंट मिला है, हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस। तो करते हैं इंस्टेंटेनियस, इसकी वैल्यू याद रखेंगे। अब इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए, करंट की इक्वेशन निकालने के लिए देखो वोल्टेज दे रखी है, इसी को दोबारा से लिख रहा हूं मैं, 70.7 sin 1000t। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इंडक्टर की वोल्टेज करंट के साथ कितने डिग्री फेज डिफरेंस पे होती है। तो अगर हम लोग बात करें इंडक्टर में, तो इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे होता है ना। तो अगर हम करंट लिखें इंडक्टर के लिए तो वो हो जाएगा, पीक करंट हमारा कितना आया था 0.3535 साइन, ये एज इट इज लिखेंगे, 1000t लिखेंगे। और अब ये देखेंगे कि करंट कितने डिग्री पीछे है, 90 डिग्री, π/2। इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे कैपेसिटर के केस में करंट, कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे चलेगा, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 3535 साइन 1000t प्लस π/2, क्योंकि कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे चलता है। बात क्लियर हुई? ओके, बात में आ गई ना। तो यहां पर हमने क्या हम लोगों को यहां पर एक कैपेसिटर दिया हुआ था और एक इंडक्टर दिया हुआ था, और हमें वोल्टेज भी दी हुई थी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। हमने करंट निकाला, पीक वोल्टेज यूज करके पीक करंट निकाला, लेकिन हमसे कहा गया था कि इंस्टेंटेनियस करंट निकालो, इंडक्टर में और कैपेसिटर में निकालो। तो हमने इस बात का भी ध्यान रखा कि हमारा इंडक्टर के अंदर जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे चलता है, इसलिए माइनस साइन यूज किया, और कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री आगे चलता है, इसलिए हमने प्लस π/2 लिखा। क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो मैं ये 2-3 बातें ध्यान रखनी है। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ऐसा ही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है When an inductor L, एक इंडक्टर है, and a resistor R in series, एक इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में जोड़ा है ऐसे, अक्रॉस ए 12 वोल्ट, 12 वोल्ट के AC सोर्स के साथ, ये 12 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। A current of 0.5 एम्पियर फ्लोज इन द सर्किट। तो करंट सर्किट में फ्लो करता है 0.5 एम्पियर, इतना करंट फ्लो करता है। द करंट डिफर्स इन फेज फ्रॉम अप्लाइड वोल्टेज बाई π/3 रेडियंस, और करंट वोल्टेज के साथ π/3 के एंगल पर है, यानी फाई दे रखा है π/3, ठीक है। करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए। तो फेज दिया हुआ है, फेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फेज का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, tan phi = XL/R। पेज पलट के देखो, अब ये भी हमने किया था ना, फेज क्या था, tan phi = XL/R आया था। XL क्या होता है, XL इज ωL/R। हमें फेज दिया हुआ है π/3, सो tan π/3 = ओमेगा कितना है 50, 50 से ओमेगा निकाल लेंगे, सो 2π × 50। और इंडक्टेंस कितनी दे रखी है, इंडक्टेंस दी हुई है हमें, ओके। अब इस सवाल में हमें इंडक्टेंस नहीं दिया हुआ, तो कैसे करेंगे, यहां तो इंडक्टेंस नहीं दिया हुआ। चलो फिर एक दूसरे तरीके से करते हैं। हमने देखा था, ये था हमारा फेज डिफरेंस, ये है नेट वोल्टेज, ये है वोल्टेज रेजिस्टेंस की, और ये है वोल्टेज इंडक्टर की, ठीक है।
ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि भाई 50 हर्ट्ज और करंट हमें 0.5 एम्पियर मिल रहा है और 50 हर्ट्ज 12 वोल्ट का रेजिस्टेंस, 12 वोल्ट की हमारे ईएमएफ दिया हुआ है। तो हम लोग अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं VL/R का, तो हमें L हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास V है, तो हम लोग इसको और इसको क्यों ना यूज कर लें, तो इन दोनों को यूज कर लेते हैं। तो इन दोनों को यूज करने के आगे लिखेंगे cos phi VR/V या फिर R/XL, R अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, R अपॉन, बल्कि ऐसे लिख लो पहले, VR/V और VR क्या है, I नॉट R और V क्या है, I नॉट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन में मैंने मिस कर दिया है। इस क्वेश्चन के अंदर Z की वैल्यू दी हुई है, उन्होंने आंसर में लिखा हुआ है व्हेन एन इंडक्टर L एंड रजिस्टर R इन सीरीज आर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट 50 हर्ट्ज। हाँ ओके, तो इसकी जगह हम लोग Z यूज कर लें तो बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि टोटल हमें दिया हुआ है। फिर टोटल Z कैसे निकालेंगे, Z हो जाएगा 12/0.5 टोटल वोल्टेज बाई टोटल करंट। सो Z आ जाएगा 120/5, यानी कि कितना, 5 2 10, 5 और 20, 24 ओम्स। सो Z हो गया हमारा, I नॉट से I नॉट कैंसिल। सो cos phi की जगह π/3 यूज करेंगे और R की वैल्यू क्या है, हमें निकालनी है, Z की वैल्यू कितनी है 24। अब तो हो जाएगा। सो R की वैल्यू सॉल्व करके लिखेंगे 24 cos 60 1/2 यानी कि 12 ओम्स। तो R हो जाएगा हमारा 12 ओम्स का, ठीक है। देखो कैसे किया, इस क्वेश्चन में इन्होंने L नहीं दिया हुआ था, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ गया कि L नहीं दिया तो कैसे करेंगे। अगर हम tan phi का फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारे पास ओमेगा L नहीं है, हमारे पास L नहीं है, तो हमने इस फॉर्मूले को ड्रॉप किया, cos phi वाले फॉर्मूले को यूज किया। cos phi में दिस वोल्टेज बाय दिस वोल्टेज को हमने लिखा। मैंने एक बार तो Z को ब्रेक करके लिख लिया था, Z को अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लेकिन फिर ध्यान आया कि हमें R स्क्वायर और हमें L तो दिया ही नहीं हुआ, तो मैंने Z डायरेक्टली यूज किया। Z हमें मिल गया, कैसे Z मिला, वोल्टेज बाई करंट, टोटल इंपेडेंस मिल गया, है ना, पूरे सर्किट का रिएक्टेंस हमें मिल गया, इंपेडेंस हमें मिल गया 12/0.5 वो 24 ओम्स, ठीक है। और उसको यूज करके R/24, उसको यूज करके हम लोगों ने R की वैल्यू निकाल ली, दैट इज 12 ओम्स। बहुत इजी, ठीक है, थोड़ा चकमा दीजिए सवाल ने, कोई बात नहीं, ऐसा होता है कई बार। अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और कोई डाउट हो तो तुम हैंड रेज करके पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन और हो जाएगा, थोड़ा टाइम है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, अ बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम्स, एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम्स, कनेक्टेड टू ए इंडक्टर, बल्कि फिगर बनाना तो अच्छा रहेगा। ये हमारा बल्ब है, इसको किसी इंडक्टर के साथ जोड़ दिया, इन सीरीज विद AC सोर्स मार्क्ड 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 100 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के AC के साथ इसको कनेक्ट किया है। हमारा बल्ब दे रखा है 10 ओम्स का, ये है हमारा R रेजिस्टेंस। इफ द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज π/4, यानी कि फाई हमारा π/4 है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L, L निकालिए। ये तो पिछले सवाल जैसा ही है ना। चलो तो कैसे करेंगे, पिछले वाले सवाल की तरह ही कर ले, लेकिन अब हमें क्या दे रखा है, हमें 100 वोल्ट दिया हुआ है, हमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमें L निकालना है, फेज डिफरेंस π/4 हो। तो करो tan phi वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। यहाँ तो tan phi हो जाएगा XL/R ओमेगा L/R। हाँ, यहाँ फॉर्मूला काम आ जाएगा। ओमेगा हमें दिया हुआ है, मिल जाएगा 2π न्यू, L हमें निकालना है, रेजिस्टेंस है 10 ओम्स और tan phi 45 दे रखा है। tan 45 कितना होता है 1, सो tan 45 इज इक्वल टू 2π इंटू 50 इंटू L/10। अब देखो tan 45 तो 1 होता है, 1 इज इक्वल टू 1 0 से 1 0 कट जाती है, 10 π L, सो L विल बी 1/10 π हेनरी। बहुत इजी, इस क्वेश्चन में तो बड़ा आसानी से हमारा काम चल गया।
और सॉल्व करके लिखेंगे तो ये मिलेगा 0.0318। ठीक है, बिल्कुल इजी। हमें एक रेजिस्टेंस दिया हुआ था, एक इंडक्टेंस दिया हुआ था, 100 वोल्ट का एसी सोर्स में दिया हुआ है। देखो ये आरएमएस वैल्यू दी हुई है क्योंकि मेंशन नहीं कर रखा कि कौन सी वैल्यू है। 50 हर्ट्ज फेज डिफरेंस दिया हुआ है। फेज डिफरेंस याद है ना कि करंट और वोल्टेज के बीच में जो एंगल है, जब दोनों डिवाइस रेजिस्टेंस और इंडक्टर हमारे एसी सर्किट में लगे होंगे तब करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस फाई होगा। अगर हम अपने पुराने ट्राइंगल बनाएं, ये होगा वोल्टेज रेजिस्टेंस का, ये होगा वोल्टेज इंडक्टेंस का, और ये वाली होगी नेट वोल्टेज। इसको हम लोग लिख सकते हैं आई जेड, इसको लिख सकते हैं आई एक्सएल, इसको लिख सकते हैं आई आर। तो इसे tan phi अगर निकालेंगे तो r बाई जेड होगा। tan phi इज एक्सएल बाई आर, हमने वही लिखा है tan phi इज इक्वल टू एक्सएल बाई आर। एक्सएल को लिखा ओमेगा एल बाई आर और हमने एल निकाल दिया। बहुत इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आया समझ में सभी को? ठीक है, तो हमने 2-3 क्वेश्चंस करे, इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस होते हैं इंडक्टर और रेजिस्टेंस वाले। कल हम लोग आरसी यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वाला टॉपिक लेंगे, एलसीआर वाला भी लेंगे जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रिएक्टेंस तीनों होंगे। तो इसमें आपने देखा होगा ये टॉपिक बहुत इजी है, मैथमेटिक्स ज़्यादा है इसके अंदर, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो सकती हैं लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें दिमाग पे जोर देने वाली कोई बात नहीं है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उनको आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो सी यू, मीट यू टुमारो, बाय।